हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीति पांडे एंड अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है डिमांड के बारे में, डिमांड फंक्शन के बारे में, डिमांड कर्व कैसे बनता है, स्केड्यूल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, जो इस पूरे बोल सकते हैं इस पूरे कंज्यूमर बिहेवियर का एक जिस्ट मतलब हमें बताता है। हम लोगों का बेस जो क्लियर होगा वो इधर से ही क्लियर होगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पर assumptions साथ साथ में उसके एक्सेप्शन सब चीज़ें अच्छे से डिटेल वे में समझाई हुई है। Also, those who are new to my channel, do subscribe and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload any video. So without wasting time, let's move into the video. तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया डिमांड स्केड्यूल के बारे में, उसके कर्व के बारे में, फंक्शंस के बारे में। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, या फिर एक जो टॉपिक रहता है हमारा, वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड वो सारी चीज़ें हम रिलेट करेंगे जो हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डिमांड फंक्शन, डिमांड कर्व, जो भी हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं अपनी पुरानी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। साथ साथ में मैं प्लेलिस्ट में भी आप लोगों के लिए अपलोड करते जा रही हूँ वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ पर जाके भी एक बार चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो लाइन वाइज लगा रखे हैं। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? दैट द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब यहाँ पे अदर थिंग्स की बात आ रही है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड में मैं अदर थिंग्स के बारे में ज़रूर बात करूंगी। अब अदर थिंग्स है क्या? याद है हम लोगों ने पुरानी वीडियो में एक डिमांड फंक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था PRYTE, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर द लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर ये सारी चीजें इक्वल है, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है विद अ डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब खुद की ही प्राइस चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। आइए देखते हैं एक नॉर्मल से एग्जांपल के साथ। मैंने बोला कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब ये सारी की सारी चीजें इक्वल है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब अगर हमारी प्राइस पहले थी 7 रुपीज, तब क्वांटिटी डिमांडेड थी हमारी 10, लेकिन क्या हुआ? प्राइस में चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि जो प्राइस हुआ वो थोड़ा सा कम हो गया। अब प्राइस में कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ, तो कम होने की वजह से क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। कोई भी अगर प्राइस कम होती है किसी की, तो हम ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब ये सारी चीजें बीइंग इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड हमारा इंक्रीज होता है विद अ डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर ये कम हो रहा है तो ये हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर मेरा प्राइस पहले 7 था और अभी हो गया कितना? 9 हो गया, तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड हो सकती है वो क्या हो जाएगी? वो हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्राइस हमारा बढ़ने की वजह से क्वांटिटी हम कम डिमांड कर रहे हैं, और प्राइस कम होने की वजह से हम क्वांटिटी को ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब इससे हमें एक और चीज पता चल रही है कि द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी इज लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी का अगर कोई भी इनवर्स रिलेशन मतलब होता है कोई चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, कोई चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। तो क्या चीज बढ़ रही है, क्या कम हो रहा है? मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के ही रिलेशन को, इनवर्स रिलेशनशिप को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। आइए इसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर स्केड्यूल के साथ, और साथ साथ में फिर एक डिमांड कर्व बनाएंगे इस लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को हम इस डिमांड स्केड्यूल के थ्रू कैसे डिमांड कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड से कैसे रिलेट करेंगे देखते हैं। पहला है हमारा प्राइस ऑफ गुड एक्स और क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। आपको पता होगा कि वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस आता है और एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी किसकी आ रही है? ऑफ कोर्स एक्स कमोडिटी की ही आएगी, तो मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे सारी चीजों को मार्क करूंगी और क्वांटिटी डिमांडेड को इधर मार्क करूंगी। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 100, 200, 300, और इधर मैं ले सकती हूँ 5,
10 और 15। अब मैंने यहाँ पे 5, 10 और 15 ले लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे मार्क कर सकती हूँ। पहला है हमारा 10, जब प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 था। जब मेरा प्राइस 10 था तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 100 था, मतलब ये। उसी तरीके से जब मेरा प्राइस 9 हुआ तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड 200 हो गया। जब मेरा प्राइस 9 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया हमारा 200। फिर जब मेरा प्राइस 8 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गया 300। मान लीजिए ये हमारा 8 है और ये हमारा 300 हो गया। ये 9 है, ये 8 मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारा डिमांड कर्व बन गया। तो ये जो हमारी लाइन जा रही है यहाँ पर, मैंने क्या किया, मैंने बस इस शेड्यूल से इनको यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया और इन सबको एक लाइन से जोड़ दिया। जब इन लाइन को जोड़ रही तो मेरा बन रहा है डिमांड कर्व। तो यहाँ पे हमें पता चल पा रहा है कि जब मेरी प्राइस गिर रही थी तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बार बार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी वापस से गिरी, यहाँ पर भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से वाइस वर्सा में भी ये फॉलो होता है कि अगर मेरी प्राइस बढ़ते जाएगी तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो गिरते जाएगी, वापस से बढ़ेगी तो वापस से क्वांटिटी डिमांडेड गिरते जाएगी। इन शॉर्ट लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा, लॉ ऑफ डिमांड बस इतना बोलेगा कि सारी चीजें को कांस्टेंट रख लो, अदर थिंग्स को कांस्टेंट रख लो। जितने भी डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े थे उन सबको कांस्टेंट रखने के बाद अगर हमारी खुद की ही प्राइस, किसी कमोडिटी की खुद की प्राइस के चेंजेस की वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप भी शो करता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे अजम्पशंस के बारे में। आप लोग जानते हैं जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स में या फिर किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो सब में कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते ही होते हैं। अदरवाइज कोई भी लॉ या फिर कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर चीज, वो फेल हो सकती है। आइए देखते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, पहला है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि डिटर्मिनेंट्स जो होंगे वो हमारे कांस्टेंट होंगे, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अलावा, खुद की प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर टी जो हमारा था फंक्शन, उसकी बात कर रही हूँ। मैं इधर एक बार फंक्शन आप लोगों के लिए लिख भी देती हूँ। पहला assumption है हमारा the tastes and preferences of the consumer remain constant। तो प्राइस, ये हमारे 5 आपको लोगों को पता उनके डिटर्मिनेंट्स हैं। इसमें से जो प्राइस वाला जो है, मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड समझाया कि इसी के चेंजेस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आते हैं। लेकिन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ये वाला जो है हमारा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरा है देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द बायर्स, मतलब कोई भी किसी भी बायर की इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि बायर की अगर इनकम में चेंजेस आ जाते हैं तो अपने डिमांड को बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आने वाला। फिर हमारा प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज मतलब कि सब्सिडियरी गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सब के प्राइसेस एग्जैक्टली सेम है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये वाला भी हम लोगों का कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हमारे कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा रही है किसी भी कंज्यूमर के थ्रू, तो हमारा ये वाला भी कोई चेंज नहीं आएगा। इन शॉर्ट इन चारों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्राइस में ही चेंज है। सिर्फ प्राइस में हमारे चेंजेस आएंगे और हमारे जितने भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये तो था हमारा assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आई गेस आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी अब तक कि डिमांड होता क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है और क्या क्या हम लोगों को चीजें अज्यूम करनी पड़ती है जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं या फिर उसको कहीं पर भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की, कहाँ कहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है या किस किस कंडीशन पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं हो सकता। पहला है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब वो होता है कि हम लोग दूसरों से बिल्कुल अलग दिखने के लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल्स परचेज करते हैं। जैसे आप लोग कहीं जाते हो तो इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स लोग परचेज करते हैं, मतलब यही चीज तो है कि अगर प्राइस ज्यादा है हमारी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा हो रही है, यही होगा यहाँ पे। लेकिन क्या ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है यहाँ पर? लॉ ऑफ डिमांड तो तभी अप्लाई होगा ना जब प्राइस ज्यादा होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा एक दूसरे को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतनी महंगी चीज है ना, हम लोग कोई विंटेज कार खरीदते हैं, हम लोग अलग पुरानी बहुत ज्यादा परचेज करके हम
लोग पुरानी कोई कॉइन्स परचेज कर रहे हैं या बहुत पुरानी कोई करेंसी परचेज कर रहे हैं, वो बहुत महंगी होती है। क्यों होती है, हम लोग क्यों परचेज करते हैं उसको, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है। तो वो होते हैं हमारे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। इसमें क्या आता है, विंटेज कार, डायमंड्स, पेंटिंग्स, एंटीक्स, कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो कुछ लोग इसको भी डिमांड करते हैं। और ऐसी चीज़ें डिमांड करते हैं जब वो प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, लोग उसको लेंगे नहीं। तो वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। फिर है हमारा गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स होते क्या है, गिवन गुड्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये हमने एक बार पुराने वाले जो वीडियो है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, उसमें इंफीरियर गुड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंफीरियर गुड्स क्या गुड्स थे, इंफीरियर गुड्स थे जिसमें हमारी इनकम बढ़ने की वजह से उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड कम हो जाती है। तो ये गिवन गुड्स भी इंफीरियर गुड्स जैसे ही होते हैं, लेकिन ये हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। मतलब इंफीरियर गुड्स की जो क्वालिटी है उससे भी कम क्वालिटी के गुड्स इसमें मिलते हैं। प्लस अगर इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड तो बिल्कुल ही कम हो जाती है। मतलब हाईली रिलेशनशिप है इन दोनों का, इनकम का और गिवन गुड्स का। तो गिवन गुड्स में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे बाजरा, सॉल्ट एक्सेट्रा। मतलब जिनके पास बिल्कुल ज़्यादा खाने को पैसा नहीं है, वो ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते, लेकिन टू लिव दे हैव टू ईट समथिंग, तो वो लोग बाजरा वगैरह खा लेते हैं जो इजीली हर जगह अवेलेबल होता है, वो भी कम प्राइसेस में। तो वो लोग खा लेते हैं बाजरा। सॉल्ट वगैरह हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं, तो बहुत कम क्वालिटी के सॉल्ट भी आते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ के भी आते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी गिवन गुड्स में आती है। तो अगर इसमें हमारी प्राइस कम हो जा रही है, इसमें अगर हमारी बिल्कुल प्राइस कम हो जा रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी कम हो जाती है, क्योंकि लोग इतने ही लेवल पे कुछ भी और परचेज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर बाजरा की प्राइस कम हो गई तो कोई भी अगर 10 रुपये के बाजरा को अफोर्ड कर सकता है और इसकी प्राइस कम होने की वजह से 5 रुपये की हो गई है, तो कोई भी अगर कंज्यूमर है तो वो कंज्यूमर 10 रुपये तक की तो परचेजिंग पावर रखता है, तो वो उसको उतने में ही परचेज कर लेगा। मतलब अगर इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। फिर हमारे इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी महंगी है तो अच्छी होगी, लेकिन ये थोड़ी सी सस्ती है तो ये अच्छी नहीं होगी। हम लोग जाते हैं ना मार्केट में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं ये 200 रुपीज़ की है, तो हम बोलते हैं इतना कम, नहीं ये तो अच्छी नहीं होगी। तो हम एक जजमेंट बना लेते हैं, उस कंडीशन पे भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। कैसे, जैसे कि ऑर्गेनिक इंडिया, आप लोगों ने सबने इसका नाम सुना होगा। तो ऑर्गेनिक इंडिया में बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक इंडिया बस एक बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू बना चुका है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनिक इंडिया के बारे में। ऑर्गेनिक इंडिया क्या है, ऑर्गेनिक इंडिया जितनी भी ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो टी बनाता है, ग्रीन टीज बनाता है, बहुत अलग अलग उसके प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं। उसी तरीके से लिप्टन आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी होता है। तो लिप्टन थोड़ा सा कम कॉस्टली है, लेकिन ऑर्गेनिक इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है। तो लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ ऑर्गेनिक इंडिया जो है ना वो शायद अच्छा होगा, इसलिए उसकी ज़्यादा कॉस्ट है। तो क्या होता है कि प्राइस बढ़ने की वजह से हम उस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग में बना चुके होते हैं कि इसकी डिमांड ज़्यादा ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमारे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता। तो ये 3 कंडीशंस थी जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल फेल होता है। तो जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है तो उस कंडीशन पे हमारा डिमांड कर्व भी चेंज हो जाता है। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि डिमांड कर्व किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के केस में डिमांड कर्व कैसे रिएक्ट करता है। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है तो डिमांड कर्व हमारा अपवर्ड जाता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जब लॉ ऑफ डिमांड बन रहा था तो हमारा जो डिमांड कर्व था वो ऐसे बनता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड जब फेल होता है तो हम लोग उसे अपवर्ड बनाते हैं। फिर है हमारा दैट एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या था कि जब प्राइस ज्यादा थी तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रही थी। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को गिवन गुड्स में बताया था जब हमारी प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा होगा कि हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड वैसे ही फेल हो गया। फिर प्राइस जब कम हो रही थी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। अब देखते हैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ दी कमोडिटी रहेगा, यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं, ये भी एक्स ले लेते हैं। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। मैंने यहाँ पर लिया है एक प्राइस, मतलब जब मेरी प्राइस पी थी तब मेरे क्वांटिटी डिमांडेड क्यू था। जैसे ही मेरी प्राइस कम हुई, मतलब ये हुआ, अगर मेरी प्राइस कम हुई तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या हुआ, कम हो गया।
मेरी प्राइस से दूसरी प्राइस बढ़ती है, अगर मेरी प्राइस बढ़ती है तो मेरा भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। मतलब प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी भी कम हो रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो जब मैं इन सबको ऐड करके इन सबको एक बार ज्वाइन करूंगी इस लाइन को, तो हमारा बनेगा डिमांड कर्व। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड की सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व ऐसे बनता है, लेकिन इस सिचुएशन में हमारा डिमांड कर्व ऐसे बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, उस टाइम पे डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा था। तो आई गेस आप लोगों को अब ये क्लियर हो चुका होगा कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, क्या क्या हम लोगों को अजम्पशंस फॉलो करने पड़ते हैं जब हम लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई करते हैं, और कौन सी सिचुएशन पे उसमें एक्सेप्शंस आते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई गेस आप लोगों को डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, कौन से केसेस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो सकता है, कौन से केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई किया जाएगा। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए एंड शेयर करिए, ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स अपने वीडियो में देखूंगी, और नेक्स्ट वीडियोस में और अच्छे से मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।